क्या होगा जब एक पिता अपने बेटे के लिए 42,000 सोने की मोहरें खर्च करके एक रहस्यमयी सोमरस धारा खरीद लाए और उसी पल पूरा मौर्य दल उसके खिलाफ खड़ा हो जाए? क्या हर्षवर्धन अपने पिता की इज्जत बचा पाएगा या फिर यह फैसला पूरे दल में एक बड़ा तूफान खड़ा कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल, नीरा के हाथ में जो 1.5 लाख सोने की मोहरों वाला गोल्ड कार्ड है, क्या वह इस पूरे झगड़े को खत्म कर पाएगी? चरक गुरु को इस तरह से परेशान और घबराया हुआ देखकर नायरा ने एक गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी से उठाते हुए कहा, चरक गुरु, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है मैं इस तरह का काम करूंगी? मैंने इस नीलामी की दुनिया में यूं ही इतनी साल बर्बाद नहीं किए। मुझे सब मालूम है कि किसके साथ क्या करना है। नायरा के मुंह से यह बात सुनकर चरक गुरु ने राहत की सांस ली और कहा, तुमसे उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही हो। मैं तो तुम्हें बस बताना चाह रहा था कि बरसों पहले मगध शहर में क्या हुआ था। इतना कहते हुए उन्होंने अपनी बातों को खत्म कर दिया। लेकिन हकीकत तो यह थी, चरक गुरु डर गया था कि नायरा कहीं भूल से भी ऐसी वैसी कोई गलती ना कर बैठे जिससे कि उसे कोई खामियाजा भुगतना ना पड़े। उधर दूसरी तरफ हर्षवर्धन नीलामी महल से निकलने के बाद सीधे मार्केट चला गया और वहां से कुछ देसी जड़ी बूटियां लेकर सीधा महल पहुंच गया। महल में पहुंचकर अपने कमरे में आने के बाद उसने तुरंत अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और उसके पास जो सामान था उसने अपनी अलमारी के अंदर रख दिया। एक गहरी सांस लेते हुए हर्षवर्धन ने अपने आप से कहा, मैंने इतनी जड़ी बूटियां तो खरीद ही ली है जिनसे अब बिना रुके कम से कम 9 महीनों तक अपनी ट्रेनिंग कर पाऊंगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है यह जड़ी बूटियां 1 साल तक चल जाए। खुद से इतना कहने के बाद हर्षवर्धन अपने बेड पर जाकर लौट गया। उसे अभी की नींद की झपकी लगी भी नहीं थी कि तभी दरवाजे पर उसे किसी की आने की आहट सुनाई दी। हर्षवर्धन ने अपने बेड से ही एक ऊंची आवाज लगाते हुए कहा, नीरा, क्या दरवाजे पर तुम हो? लेकिन दरवाजे से उसे किसी का कोई जवाब नहीं आया। हर्षवर्धन बेड से खुद ही उठा और दरवाजा खोलने के लिए आगे की तरफ बढ़ा। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, अपने सामने खड़े आदमी को देखकर हड़बड़ा गया। हर्षवर्धन ने अपनी उसी हड़बड़ाहट के साथ कहा, बाबा, आप इस टाइम यहाँ? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? अगर ऐसा कोई काम था तो मुझे नीचे बुला लेते। अपने यहाँ आने की परेशानी क्यों उठाई? अपने बेटे को इस तरह से हड़बड़ाते हुए देखकर महेंद्र ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें मुझे देखकर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है हर्षवर्धन। और हाँ, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि मैं अपने प्यारे बेटे से मिल सकूं। क्या मैं अपने बेटे से मिलने के लिए नहीं आ सकता? हर्षवर्धन अपने पिता की किसी बात का जवाब देता उससे पहले ही महेंद्र ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे पिछले 3 महीने से छुपाने की कोशिश कर रहे हो। भले ही तुम्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें अपनी मर्जी से कुछ दे ही सकता हूँ। इतना कहने के बाद महेंद्र ने अपने बेटे हर्षवर्धन के कंधे पर हाथ रख और दोनों कमरे में जाकर बेड पर बैठ गए। महेंद्र ने आगे कहा, क्या आज भी तुम उस दिन के लिए अपने आप को दोषी समझते हो? अगर ओली तुमसे अलग होना चाहती है तो यह उसकी बदकिस्मती है। मैं तुम्हें आज भी किसी से कम ताकतवर नहीं मानता और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि एक दिन तुम अपने आप को जरूर साबित करके दिखाओगे। अपने पिताजी के मुंह से यह बात सुनकर अब उसकी हड़बड़ाहट खत्म हो चुकी थी और उसने अपने पिता का बात का पूरे जोश से जवाब दिया, हाँ बाबा, 4 साल बाद जरूर मैं ओली से मुकाबला करने के लिए मैदान में उतारूंगा और सभी को साबित करके दिखा दूंगा मैं भी किसी से कम योद्धा नहीं हूँ। इतना कहने के बाद हर्षवर्धन ने अपने पिता के चेहरे की तरफ देखा। उसके पिता खुश तो नजर आ रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की कुछ लकीरें साफ दिखाई नजर आ रही थी, जिन्हें देखने के बाद हर्षवर्धन ने अपने मन ही मन कहा, बाबा ने मुझे साफ साफ तो नहीं कहा, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ओली आकाश दल से जुड़ी हुई है जो कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं है।
मन ही मन इतना सोचने के बाद हर्षवर्धन अपने पिताजी की तरफ देखकर मुस्कुराया और उनसे कहा, बाबा मैं जानता हूँ ऐसी कुछ चीज हैं जिनसे मुझे खुद निपटना होगा, लेकिन इन सभी के लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अपने बेटे को इस तरह से बातें करते देख महेंद्र को बहुत अच्छा लगा और उन्हें उससे कहा, तुम बिल्कुल मेरी तरह ही हो। अगर आज तुम्हारे दोनों बड़े भाई यहाँ पर होते, तुम्हें इस तरह से बातें करते देखकर उन दोनों को बड़ी खुशी होती। महेंद्र ने हर्षवर्धन की आंखों में आंखें डालते हुए अपनी बात को आगे पूरा करते हुए कहा, बेटा अब तो मैं उसे दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब ओली का पूरा परिवार इस रिश्ते के समझौते के लिए दोबारा मेरे पास चलकर आएगा। अपने पिताजी की इस बात पर हर्षवर्धन ने एक विश्वास के साथ हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया, क्योंकि वह इस टाइम इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था। हर्षवर्धन से इतनी बातें करने के बाद महेंद्र बेड से उठकर उसके कमरे से बाहर जाने के लिए अपने कदमों को आगे की ओर बढ़ाने लगे। अगले ही पल एकदम से उन्हें कुछ याद आया और उन्होंने रुकते हुए कहा, अरे बात तो ही बातों में जिस खास चीज के लिए तुमसे मिलने आया था उसके बारे में तो मैं तुमसे बात करना ही भूल गया। हर्षवर्धन ने तुरंत कहा, हाँ बाबा बताइए ना, आप किस खास चीज के लिए मुझसे मिलने आए थे। तब महेंद्र ने अपनी जेब से लाल कलर की सीसी निकाली और कहा, मैं तुम्हें यह देने के लिए आया था, तुम इसे मेरी तरफ से एक गिफ्ट समझो। उस सीसी को देखते ही हर्षवर्धन समझ गया था कि उसके पिताजी उसके लिए क्या लेकर आए हैं, लेकिन इस टाइम हर्षवर्धन की ऐसी हालत थी कि वह तो इसे देखकर ना तो खुलकर हंस सकता था और ना ही रो सकता था। उसके पिता उसके लिए नीलामी घर से सोमरस धारा खरीद कर लाए थे। सब कुछ जानने के बाद भी हर्षवर्धन एकदम अनजान बनते हुए अपने पिताजी से हैरानी वाले भाव से पूछा, बाबा यह क्या चीज है। महेंद्र ने उस सीसी के बारे में बताते हुए कहा, सोमरस धारा बेटा, इसे सोमरस धारा कहा जाता है। मैंने तुम्हारे लिए इसे आज ही खरीदा है। इसकी खासियत यह है, तुम्हारी शक्तियों को बहुत तेजी से बढ़ाने में मदद करेगी। पानी में इसकी कुछ बूंदें मिलने से यह अपना काम करना शुरू कर देती है। ट्रेनिंग के बाद नहाने के पानी में इसकी कुछ बूंदें मिला देने से यह तुम्हारी मांसपेशियों को मजबूती देगी। हर्षवर्धन ने उस सीसी को अपने हाथ में लिया और उसे फिर बड़े ध्यान से देखकर एक बार फिर से अनजान बनते हुए पूछा, बाबा इसे खरीदने के लिए आपने बहुत सारे पैसे खर्च किए होंगे ना। जिसके जवाब में महेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, 42,000 सोने की मोहरें। इतना सुनने के बाद हर्षवर्धन ने फिर से अनजान बनते हुए अपनी आंखें चौड़ी कर ली। इस पर महेंद्र ने कहा, हाँ हाँ मैं जानता हूँ इसकी कीमत कुछ ज्यादा है। अगर यह तुम्हारे लिए काम आ जाती है तो फिर मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे लिए इस सोमरस धारा को लेना एक फायदे का सौदा रहा। इस पर हर्षवर्धन ने हैरानी के साथ कहा, आपने सिर्फ इस सोमरस धारा को खरीदने के लिए 42,000 सोने की मोहरें खर्च कर दी। जब इस बारे में हमारे दूसरे दल के बड़े लोगों को पता चलेगा तो वह लोग आपसे इस बात के लिए बहस कर सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। हर्षवर्धन को अपने लिए इस तरह से फिक्रमंद होते हुए देखकर महेंद्र ने इत्मीनान से कहा, हर्षवर्धन बेटा, तुम्हें इस बात के लिए इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, तुम इस बात को क्यों भूल रहे हो कि मैं मौर्य दल का लीडर हूँ। वह लोग मुझ पर इसके लिए ज्यादा से ज्यादा नाराज हो सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। खुद के लिए अपने पिता का इतना प्यार देखकर हर्षवर्धन ने उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहा, बाबा आप मुझ पर विश्वास कीजिए, अगर हमारे दल के कुछ लोग आप पर इस खर्च के लिए नाराज भी हो गए तो उन्हें उनकी नाराजगी का जवाब मैं अपने मुकाबले के जरिए दूंगा। अगले साल होने वाली प्रतियोगिता में जब वह लोग मेरा मुकाबला देखेंगे तो उनकी सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। अपने बेटे का यह विश्वास देखकर महेंद्र को बहुत खुशी हो रही थी। हालांकि इस विश्वास के पीछे की एक रहस्यमयी हकीकत मालूम नहीं थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यह तुम्हारा आत्मविश्वास देखकर बहुत अच्छा लग रहा है।
मैं एक बार फिर से अपने उसी पुराने हर्षवर्धन को देखना चाहता हूँ जो आज से 4 साल पहले था। महेंद्र ने जाने से पहले कहा, ठीक है हर्षवर्धन, अब मैं तुम्हारे आराम में और खलल नहीं डालूंगा, तुम जाकर आराम करो। और हाँ, अगर तुम्हें अपने बाबा से किसी भी मदद की जरूरत पड़े तो जरा भी हिचकिचाना मत, ठीक है। इतना कहने के बाद महेंद्र मौर्य महल में नीचे उतरने के लिए आगे बढ़ने लगे। अभी उन्होंने हर्षवर्धन को देखते हुए 1-2 कदम बढ़ाए ही थे कि नीचे से लोगों का शोर सुनाई देने लगा, जहां पर कुछ लोगों की भीड़ बेसब्री से उनका आने का इंतजार कर रही थी। नीचे से आता हुआ भीड़ का शोर उन दोनों के कानों तक पहुंच चुका था। शोर को सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर एक परेशानी नजर आ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ महेंद्र ने उन आवाजों को सुनने के बाद हर्षवर्धन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि दल के कुछ बड़े लोग उन 42,000 सोने की मोहरों के खर्चे पर बुरा भला कहेंगे, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। भले ही हर्षवर्धन के पिता के चेहरे पर नाराजगी भरे शोर को सुनकर कोई फीलिंग दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन हर्षवर्धन ने अपने पिता के बारे में फिक्र जताते हुए कहा, बाबा क्या आपके साथ में नीचे चलूं? अपने लिए हर्षवर्धन की इस फिक्र को देखते हुए महेंद्र ने कहा, नहीं हर्षवर्धन, इसके लिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो यह सब होने का पहले से ही अंदाजा लग गया था। मैं इन सभी को अपने आप संभाल लूंगा। हर्षवर्धन से इतना कहने के बाद वह भीड़ को संभालने के लिए वहां से चले गए। इधर दूसरी तरफ अपने कमरे के अंदर जाने के बाद हर्षवर्धन ने अपने पिता की ओर से दी हुई सोमरस धारा की शीशी को ले जाकर मेज पर रख दिया। तभी उसका ध्यान कमरे की दीवार के पीछे कोने में छिपी हुई एक लड़की पर गया। उस लड़की की परछाई को देखते हुए हर्षवर्धन ने उसे पहचान लिया और कहा, नीरा, क्या तुम्हें लोगों की बातें चुप चुप कर सुना अच्छा लगता है? हर्षवर्धन की आवाज सुनकर नीरा उसके सामने आ गई और अपने सिर को हिलाते हुए उसके सामने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम्हारे बाबा तुमसे बात कर रहे थे तो मैंने देखा उनके चेहरे पर तुम्हें लेकर की उम्मीद है। नीरा की बात को समझते हुए हर्षवर्धन ने हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया और बेड पर जाकर बैठ गया। तभी नीरा ने पास में एक कुर्सी को खींचा और हर्षवर्धन के ठीक सामने रखकर उस पर बैठ गई। अगले ही पल हर्षवर्धन को देखते हुए उससे पूछा, अच्छा दरअसल मैं तो तुमसे यह पूछने आई थी कि तुम मुझे दोपहर में कहीं दिखाई नहीं दिए, आखिर उस टाइम तुम कहाँ गायब हो गए थे? नीरा के इस सवाल पर हर्षवर्धन ने उससे नजरें चुराते हुए कहा, कहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही बाहर घूमने के लिए चला गया था। उसके जवाब देने के इस तरीके पर नीरा को उस पर थोड़ा शक हुआ। तब नीरा ने उसके कपड़ों की खुशबू को सूंघते हुए कहा, अच्छा तो ऐसी बात है, तो फिर मुझे यह बताओ तुम्हारे कपड़ों से किसी लड़की की खुशबू क्यों आ रही है? उसके सवाल पर हर्षवर्धन को एकदम से खांसी आ गई और उसने थोड़ा रुकते हुए कहा, मेरे कपड़ों से किसी लड़की की खुशबू कैसे आ सकती है? नीरा के इस सवाल का जवाब देते टाइम हर्षवर्धन के चेहरे का रंग बदलने लगा था, लेकिन क्योंकि इस टाइम उसने अपने कमरे में कम ही रोशनी कर रखी थी, इसलिए वह और नीरा एक दूसरे के चेहरे पर आने वाले हाव भाव को साफ साफ ठीक से देख नहीं पा रहे थे। हर्षवर्धन के इस जवाब को सुनकर नीरा के चेहरे पर हंसी आ गई और अगले ही पल उसने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने यह भी सुना तुम आकाश दल को हराने के बारे में सोच रहे थे। अगर ऐसा है तो तुम मुझे भूलना मत, क्योंकि हमेशा मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहूंगी। अपनी मदद के लिए नीरा को हमेशा इस तरह से फिक्रमंद देखकर हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने बड़े ही प्यार से नीरा के सुंदर चेहरे को अपने दोनों हाथों में कसकर पकड़ लिया। अगले ही पल नीरा ने हर्षवर्धन से पूछा, तुम इतना ध्यान से क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस मैं तो तुम्हारी आंखों में यह देख रहा हूँ, तुम्हें मेरी कितनी परवाह रहती है। अगले ही पल नीरा ने हर्षवर्धन से कहा, अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि आकाश दल में ओली का जो ट्रेनर है जगीरा, वही ओली को बिगाड़ रहा है। सब उसके बारे में बातें करते हैं
कि वह एक बहुत अच्छा ट्रेनर है, लेकिन मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। नीरा हर्षवर्धन के कमरे में तितली की तरह इधर से उधर टहलते हुए बातें कर रही थी और हर्षवर्धन को बहुत ज्यादा थकान हो रही थी। उसने नीरा की बातों पर अब ज्यादा ध्यान न देते हुए सिर्फ इतना कहा, अब बहुत देर हो चुकी है नीरा, चलो अब तुम भी जाकर आराम करो और मुझे भी आराम करने दो। हर्षवर्धन की इस बात को ना चाहते हुए भी मान लिया और कमरे से बाहर जाने के लिए हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया और फिर अगले ही पल उसके कमरे से निकलकर नीचे की तरफ जाने लगी। नीरा जैसे ही अपने कमरे की तरफ आगे बढ़ रही थी, उसे नीचे के एक कमरे में झगड़े का शोर सुनाई देने लगा। यह वही शोर था जो महेंद्र की ओर से सोमरस धारा पर किए गए 42,000 सोने की मोहरों को लेकर हो रहा था। नीरा ने इस शोर की वजह जानने के मकसद से अपने पैरों को उस कमरे की तरफ मोड़ दिया। उस कमरे के पास पहुंचते ही अंदर से आती हुई उन आवाजों को सुनकर नीरा को पूरा मामला समझ में आ गया। नीरा ने अपने आप से कहा, अच्छा तो इस वजह से महेंद्र अंकल को यह लोग परेशान कर रहे हैं। अगले ही पल नीरा ने अपने दाहिने हाथ को हवा में ऊपर की ओर उठाया। उसके हाथ में एक सोने का गोल्ड कार्ड था। इस कार्ड को 1.5 लाख सोने की मोहरों के बराबर माना जाता था। अपने हाथ में उस कार्ड को लहराते हुए नीरा कमरे के अंदर दाखिल हुई। नीरा के कमरे के अंदर आते ही वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान अब उस सोने के कार्ड पर था। अब उस कमरे में पूरी तरह से खामोशी छा गई थी। अब सभी नीरा का कुछ कहने का इंतजार करते हुए नजर आ रहे थे। आगे की स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल अधिकाल ज्ञान स्टोरी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सुनते रहिए हर्षवर्धन एक सुपर योद्धा।